बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जनरल मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 13 करने जा रहे हैं। ये हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से सीक्वेंट एंड सीरीज़ का। ठीक है, अभी तक हम सेट कर चुके हैं, फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक कर चुके हैं और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट कर चुके हैं। लेकिन ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें आपको आराम से दे देते हैं कि फिफ्थ टर्म फाइंड करें, सीक्वेंस फाइंड करें, सीरीज़ फाइंड करें। तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो 2 स्टेप्स में ही हो जाता है कवर, इसलिए ये पेपर में आते हैं लाजमी। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट इसका है। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले मुझे याद आया कि मेरा लास्ट लेक्चर में क्राइमर्स रूल का एंड वाला पार्ट मिस हो गया था, वीडियो उसकी स्टॉप हो गई थी इस वजह से। तो मैं वो आपको पहले वो कंप्लीट करवा देती हूँ। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा वो देखे ज़रूर, क्योंकि क्राइमर रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो हम पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे इसकी तरफ आते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल स्टार्ट तो है उसमें रिकॉर्डेड, बट मैं यहाँ से स्टार्ट से ही कराती हूँ कि अगर किसी ने नहीं किया तो ये वाला देख लें ये वीडियो, क्योंकि इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमें दिया है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग क्राइमर रूल। क्वेश्चन में ही कह दिया गया है, तो हमने क्या करना है, हमारे पास इक्वेशंस दो दी हुई है, उसको हमने पहले मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स की शेप बनानी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पीछे जितने क्वेश्चन हैं उसमें ये कर चुके हैं, फर्स्ट स्टेप कर चुके हैं। उसके बाद ये स्टेप नीचे वाले चेंज होते हैं। क्राइमर रूल में बहुत शॉर्टकट है, हम पीछे जो है उसमें लॉन्ग ज़रा लेंथी प्रोसेस से कर चुकी हैं। हमने पहले उसमें क्या किया था, इसको ए कह दिया था, इसको एक्स कह दिया था, इक्वल टू बी कह दिया था। ठीक है, और फिर जब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे तो हम क्या करते थे, ये उधर चला जाता था, तो इसको हम ए इन्वर्स कर देते थे, ये इन्वर्स हो जाता था। फिर ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, 1 बाय डिटर्मिनेंट लेते थे और एडजॉइन लेते थे। डिटर्मिनेंट अलग से, एडजॉइन अलग से, और फिर जो इन्वर्स आता था वो पुट करते थे, फिर बी के साथ उसको मल्टीप्लाई करते थे, और फिर जाके हमारे पास एक्स की वैल्यू आती थी। वो बहुत लेंथी हो जाता है, वो वाला नहीं आता पेपर में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। लेकिन ये क्वेश्चन कराने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को डिटर्मिनेंट लेना आ जाए, एडजॉइन लेना आ जाए। अगर इन्वर्स हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से, और आ भी सकता है अगर आपको शॉर्ट कर दिया हो, जीरो वैल्यूज दी हो इस इक्वेशन में, मतलब पहले मैट्रिक्स में जीरो वैल्यू हो तो आसानी से ख़त्म हो जाता है, तो जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो ये करना ज़रूरी है कि ये ना हो कि आपके कि बस मैंने ये क्राइमर रूल कर लिया तो ये वाला नहीं करना, ये करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये भी आपको एक आइडिया हो जाए। एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लें वीडियो तो आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने क्या किया, पहले कॉन्स्टेंट्स का एक मैट्रिक बना लिया। मैट्रिक्स, अब जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है 3, 5, 4 और 3 साइंस के साथ। ठीक है, इसके साथ प्लस इसलिए नहीं लगाया कि प्लस की ज़रूरत नहीं होती, वो प्लस ही होता है किसी के साथ साइन ना हो तो। दूसरा, हमने वेरिएबल का बना लिया, एक्स वाई हमारे पास है इसलिए हमने एक्स वाई का वेरिएबल का बना लिया। और थर्ड, हमने इक्वल की दूसरी साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है वो 2 और -1 उसका हमने बना लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले डेल्टा फाइंड करना है। डेल्टा कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट आप लोग अगर लेक्चर पिछला लिया है तो आप लोगों को आ गया होगा डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर देख लें। 3 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास, और यहाँ पर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहाँ पर स्टेप पहला होगा 3 × 3 माइनस बीच में लगता है -5 × -4, इस तरह करते हैं। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 = 9, माइनस वैसे का वैसे ही, 5 4 = 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए मैंने साइन नहीं लगाया। 9 में से 20 चले गए तो 11 आता है, और साइन बड़े का लगेगा, साइन यहाँ पर माइनस, क्योंकि 11 यहाँ पर बीच में माइनस है। ठीक है, बड़े से जब हम छोटे से बड़े को माइनस करते हैं तो साइन नेगेटिव, मतलब हमने देने इतने, अगर बचपन में जैसे हमने ये याद किए थे कि हमारे पास 9 रुपीज़ हैं और हमने 20 देने हैं, तो हम 9 दे देंगे तो रिमेनिंग हमारे पास 11 रह जाएंगे। तो हम माइनस इसलिए लगाएंगे कि ये 11 भी हमने देने हैं, ये हमारे नहीं है, इसलिए हमने इसके साथ माइनस लगाया। ठीक है, साइन में गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि साइन से सारा क्वेश्चन ख़राब हो जाता है। अब हमने क्या करना है, डेल्टा 1 फाइंड करना है। डेल्टा 1 कैसे फाइंड करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे वैल्यूज़ को, कांस्टेंट वैल्यू के साथ हमने बी की वैल्यू को रिप्लेस करना है। पहले फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे और हम ये बी का लगा देंगे। फिर जो है हम डेल्टा 2 फाइंड करेंगे तो सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, डेल्टा 1 फाइंड करने के लिए हमने किया रिप्लेस, 2 और 1 लगा दिया। हमारे पास 3 और 4 था ना, तो हमने 2 और 1 लगा दिया, -5 और 3 वैसे का वैसे। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 3 = 6, -5 1 = 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए इधर साइन नहीं लगाया। ये बीच का साइन है जो फॉर्मूले में है डिटर्मिनेंट के। 6 में से 5 चला गया तो 1 आ गया। अब बड़े से हमने छोटा माइनस किया, इसलिए हमारे पास साइन पॉजिटिव है। अब हमने डेल्टा 2 फाइंड करना है, तो हमने बी वाली वैल्यू रिप्लेस करनी है।
तो बी वाली हम कैसे करेंगे, यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हुई है, यहाँ पर आएगा 2 और 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि रिप्लेस हो गई ना, क्वेश्चन में 5 और 3 था तो रिप्लेस करेंगे तो 2 और 3 हो जाएगा। तो इसको करें 3 1 जार 3 और 2 4 जार 8, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया, बीच में पॉजिटिव यहाँ पर इसलिए आया है कि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए प्लस लगा दिया और माइनस किया, इन दोनों में से 3 में से 5 चला गया तो हमारे पास 3 में से 5 चला गया, सॉरी यहाँ देखिए, सॉरी एक मिस्टेक हुई है, ये 8 इसके साथ है और बीच में माइनस लगता है हमारे पास, तो जब 3 में से 5 चला जाएगा तो यहाँ -5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि हम x फाइंड करते हैं या y फाइंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा और y इज इक्वल टू डेल्टा 2 डिवाइड बाई डेल्टा। अब डेल्टा 1 हमारे पास वैल्यू आई थी 1 की और डेल्टा की वैल्यू थी 11 डिवाइडेड बाई -11। इसी तरह यहाँ पे डेल्टा 2 था -5 डिवाइड बाई -11, तो हमारे पास ये आ गया, ये नीचे जब होता है ना तो हम उसको बीच में ले आते हैं, ठीक है, ये ऊपर नहीं है, ये बीच में आ जाता है और यहाँ पर भी माइनस माइनस कट गया तो ये 5 डिवाइड बाई 11 आ गया, ठीक है, कि आपस में कट गए साइन, ये इसका आंसर आता है, ठीक है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2। कितना सिंपल सा प्रोसेस है, सिर्फ आपने वैल्यू रिप्लेस करनी है। अगर आप पिछले मेथड से करें तो वो कितना लेंथी हो जाता है, तो हमने आसान सा मेथड निकाल दिया, क्राइमर रूल, और आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई की भी आ गई, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है ना, तो अब हम अपना जो आज का लेक्चर है वो करते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़ का लेक्चर स्टार्ट, ठीक है। ये हमारा मेन टॉपिक था लेकिन मैंने वो किया करवाया कि फिर वो मुझसे रह जाएगा। अच्छा, अब हम कैसे फाइंड करते हैं, सीक्वेंस नाम से ही समझ आते हैं, सीक्वेंस मतलब एक के बाद दूसरा, ठीक है। फिर जैसे लाइन भी बनाते हैं, हम कहते हैं सीक्वेंस से खड़े हो जाओ, मतलब हाइट होती है तो हम कहते हैं पहले छोटी हाइट वाला, फिर दूसरी हाइट वाला, फिर बड़ी हाइट वाला खड़े हो जाओ, ठीक है। इस तरह हम खड़ा करते हैं बंदों को भी, तो ये ही इस तरह ही सीक्वेंस है। अब हमें पैटर्न दिए हुए हैं और हमने देखना है कि ये कौन सा सीक्वेंस है, हमें वैल्यूज दी हुई है और बाकी दिया हुआ है कि ये फाइंड करो कि इसके बाद कौन सा आएगा। हमने क्वेश्चन को गौर से देखना है कि ये कौन सा सीक्वेंस इसमें है, पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 9, फिर 16, तो सोचेंगे ज़रा कि ये क्या हो रहा है। तो ये एक तो ये वैल्यूज है ना, ठीक है, हमारे पास टर्म हमेशा यही रहेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, ये टर्म है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। अब देखा जाए तो हमारे पास हर टर्म का ये स्क्वायर हो रहा है। देखिए 1 का स्क्वायर क्या है, 1 1 जार 1, अब 2 का स्क्वायर क्या है, 2 2 जार 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, तो मतलब हर टर्म का ये स्क्वायर हो रहा है। तो हमने फॉर्मूला बना दिया एन के ऊपर स्क्वायर, मतलब हर टर्म का स्क्वायर हो रहा है। तो हम नेक्स्ट टर्म कैसे करेंगे, 5 5 से 25 था, तो नेक्स्ट टर्म हमारी 6 आएगी ना, तो 6 का स्क्वायर लेंगे, 6 6 जार 36। इसी तरह 7 का स्क्वायर लेंगे, फिर 8 का स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। देखने से ही हमें समझ आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पैटर्न, हमारे पास 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6, ठीक है। अब ये पैटर्न इसको देखा जाए तो ऊपर हमारे पास 1 2 3 4 5 लाइन से सीक्वेंस है, लेकिन नीचे क्या है, पहले 2 है फिर 3 है, मतलब नीचे 2 से स्टार्ट इस तरह है ना कि ऊपर जब 1 है तो नीचे एक वैल्यू बड़ी है उससे एक नंबर ऊपर। यहाँ पर देखिए हमारे पास तो 2 है तो नीचे एक बड़ी है वैल्यू 3, ऊपर 3 है तो नीचे एक बड़ी 4, मतलब इसका फॉर्मूला हमारे पास ऐसे बन जाएगा कि n टर्म है, n किसे कहते हैं, टर्म को कहते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो हम उसको n कहेंगे। तो n पहली टर्म है और नीचे वाली क्या है, उससे एक नंबर बड़ी है, तो हम क्या कहेंगे n+1, मतलब नीचे देखिए ये है ना 2 + 1 3 होता है ना 3, तो इसलिए हमने क्या कर दिया n+1 लगा दिया कि ये फार्मूला इसका बनता है। फार्मूला आपको आ जाएगा तो आप आसानी से टर्म निकाल लेंगे, इसलिए मैं फार्मूला बता रही हूँ। एमसीक्यूज में डायरेक्ट आपको कह देंगे फिफ्थ टर्म क्या है, इस तरह कोई भी टर्म्स दे देंगे और पहली दूसरी दी होगी और कहा होगा कि इसकी 6 टर्म क्या है, तो आपने फिर फ़ौरन से फार्मूले में लगाना है कि 6 टर्म कैसी होगी, 6 डिवाइड बाई 6 + 1, तो वो आ जाती है हमारे पास 6 डिवाइड बाई 7। तो इस तरह आपको आराम से पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टर्म क्या है, ठीक है। इसलिए फार्मूले आप बना लें, अपने लिए बना लें, क्या ये बने हुए हैं, बस ये याद कर लें। नेक्स्ट देखिए तो हमारे पास आता है 1, फिर 1.1, फिर 1.21 1.331 1.4641। अब ये बड़ी वैल्यूज आ रही है, तो आप लोग अगर स्टार्ट से देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, 1 के बाद 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1.1 के साथ, तो क्या आ जाएगा 1.1 ही आ जाएगा ना, 1.1 × 1। फिर देखें तो 1.1 दोबारा 1.1 के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो 1.21 आएगा। फिर इसको देखें तो ये दोबारा मल्टीप्लाई होगा 1.1 के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर देखें तो 1.1 मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इस तरह इसका सीक्वेंस इस
तरह बन रहा है कि हर नई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है 1.1 के साथ। ठीक है, ये अभी पॉइंट्स में है, ये आप कैलकुलेटर पे करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि हो रहा क्या है। स्क्वायर लेंगे, ये मेन चीज़ें होती है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, या स्क्वायर लेना, या एक टर्म को ज़्यादा ऐड कर देना, या एक को पीछे वाली टर्म से माइनस कर देना, तो आपको समझ आ जाएगा। आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे पैटर्न आते हैं, तो वो आपके दिमाग में होगा कि क्या क्या करना है। जैसे यहाँ पे n+1 है ना, तो हम n-1 भी करके देख सकते हैं कि क्या ये वैल्यू आती है कि नहीं, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या पैटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट आती है एग्जांपल हमारे पास 2, 4, 8, 14, 22। अब इसको देखें तो आप लोगों को देखने से लग रहा होगा कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 16 आएगा, ये तो 14 है, तो ये पैटर्न नहीं हो रहा। अब आप देखिए, इसको गौर से करेंगे, ये प्रैक्टिस से आएगी ये चीज़। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं आ जाएगी कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी ना की और आपको ना आए। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगी। अच्छा, आप देखिए, तो ये 2 है, तो मतलब पहली तो टर्म आ गई ना, पहली के बाद नेक्स्ट टर्म कैसे आई वो देखते हैं। तो 2 में 2 ऐड किए तो हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब 4 में हमने क्या किया है, 4 में 4 ऐड किया है तो हमारे पास 8, 4 + 4 8 आ गया। अब हमने नेक्स्ट टर्म क्या की है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास 14 कैसे आई, हमने क्या किया, 8 में हम 8 ऐड नहीं कर रहे, 8 में 8 करेंगे तो 16 आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे देखे पैटर्न कैसे बन रहा है, पहले में हमने 2 किए है, दूसरी में 4, मतलब ऐड जो करें ना उसमें हमने 2 ज़्यादा कर दिया ना, पहले में 2 ऐड किए, फिर 4 के साथ, मतलब 2 के साथ 2 ऐड किए तो 4 आ गया, फिर 2 के साथ 4 के साथ हम और 2 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो मतलब 8 के साथ 6 ऐड करें, इस वैल्यू के साथ हम 6 ऐड किए तो 14 आ गया। ठीक है, मतलब हम जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना उसमें हमने 2 ऐड करना है। अब देखिए, ये 14 है, 14 में हम क्या ऐड करेंगे, 22, तो 14 में पहले हमने यहाँ पर पहले 8 के साथ 6 ऐड किया था, तो 8 में 2 ऐड करें, 6 में 2 ऐड करें तो 8 आ जाता है, तो 14 के साथ 8 ऐड किया तो 22 आ गया। ठीक है, फिर 22 में क्या ऐड करें, यहाँ पर पहले हमने 8 ऐड किया था तो अब हम 10 कर देंगे, 8 में 2 और इंक्लूड कर दें 10, तो 22 में 10 ऐड किया तो 32 आ गया। इसी तरह अब 32 में क्या ऐड करें, 32 में पहले 10 किया था, मतलब पिछली वैल्यू में 10 किया था, तो इसके 2 और ऐड कर दें तो 12 आ जाता है, तो 32 में 12 ऐड किया तो 44 आ गया। ये ज़रा मुश्किल है, इसलिए मैं सारा सीक्वेंस आपको इस तरह समझा रही हूँ। ठीक है, अब 44 में हमने पहले यहाँ पिछली वैल्यू देखें, अपने लिख रहे हैं ऐसे तो समझ आएगी, पहले 12 ऐड किया था ना, तो अब क्या होगा, 14 ऐड होगा, 2 और ऐड हो गए, तो 44 में क्या ऐड हुआ, 14 ऐड हुआ तो 58 आ गया। इस तरह आपका पैटर्न बन रहा है। ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आगे आएंगे। ठीक है, इसको यहाँ ही समझ लें आप लोग। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास 1 1 2 3 5 8 13 पैटर्न बन रहा है। अब देखिए, पहली टर्म तो आ गई, ठीक है, पहली को तो काउंट ना करें, दूसरी टर्म भी 1 है, ये भी छोड़ दें। ठीक है, अब तीसरी 2 है, तो कैसे 2 आई, मतलब इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया ना, 1 + 1 तो 2 आ गई। ठीक है, अब 2 के बाद 3 कैसे आई, हमने पिछली 2 टर्म को ऐड किया, 1 + 2 किया तो 3 आ गई। फिर 5 कैसे आई, हमने इससे पिछली 2 टर्म को ऐड किया, 2 और 3 को ऐड किया तो 5 आ गई। 8 कैसे हुआ, इससे पिछली टर्म को ऐड किया, 3 और 5 को ऐड किया तो 8। फिर 13 कैसे आया, इससे पिछली टर्म 5 और 8 को ऐड किया तो 13 आ गया। तो इसी तरह आप करेंगे, 13 और 8 को ऐड करेंगे तो 21, फिर 21 और 13 को तो 34, ये ऐड करते जाएंगे। ये पैटर्न है, ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हमने पिछली टर्म को यहाँ नेक्स्ट में क्या किया था, नीचे ऐड किया था ना, यहाँ पर भी हमने क्या किया, पिछली टर्म को ऐड किया। ऐसे भी आ सकती है हमारे पास, ऐसा सीक्वेंस आ सकता है जिसमें पिछली टर्म को माइनस करना हो तो फिर वो माइनस करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, रो ऑफ अ नंबर ऑफ दीज टाइप आर कॉल्ड सीक्वेंस एंड सेपरेटेड नंबर आर कॉल्ड टर्म। मतलब हर नंबर को क्या कहते हैं हम, टर्म। ये तो बात समझ आ गई, लेकिन इस डेफिनेशन को आप आगे अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, हम हर टर्म को कैसे कहते हैं, 1 2 3, मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ 4 है तो हम इसको कहेंगे ये 4 है, ये 6 है, ये 8, हम कहेंगे ये पहली टर्म है। ठीक है, इसको हम कहेंगे पहली टर्म, इसको कहेंगे ये दूसरी टर्म, इसको कहेंगे ये तीसरी टर्म। ठीक है, ये इस तरह टर्म आएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की टाइप्स अब देखते हैं। हमारे पास 2 टाइप की सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, ये दोनों हम करेंगे, इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, पेपर में आ सकता है, टाइप ऑफ सीक्वेंस बताएं और डेफिनेशन लिखें, या ज़्यादातर तो डेफिनेशन नहीं आती, मैथ्स का पेपर है, क्वेश्चन आएंगी, एग्जाम्पल्स इसकी जो होंगी ना वो आएंगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक सैम्पल आपके साथ बना दिया कि ये दिमाग में रहे कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं वो हम आगे देखेंगे। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ज्योमेट्री है ना, तो मल्टीप्लिकेशन इससे दिमाग में रखें कि ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये याद रख लें, बस एक अपने लिए निशानी बना लें, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम देखें तो क्या हम ऐड कर रहे हैं।
अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी पेपर में आ सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करें। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये क्या चीज़ है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। इन विच ईच टर्म, हर टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग कॉन्स्टेंट नंबर। हर टर्म में क्या हम ऐड करते हैं, कॉन्स्टेंट नंबर ऐड करते हैं तो नई टर्म आती है। वो कॉन्स्टेंट नंबर को क्या कहते हैं, हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब हर टर्म का एक ही, जैसे हमने पीछे अभी किए हैं जो टर्म्स देखी है उसमें क्या था कि हर टर्म में क्या हो रहा था, एक ही सीक्वेंस था ना, अगर स्क्वायर लिया जा रहा है तो हर टर्म का स्क्वायर लिया जा रहा है। इसी तरह हर टर्म कैसे आएगी, अब ये वो तो एग्जांपल्स छोटी मोटी थी, ये मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस को समझना है कि कॉमन डिफरेंस हम ऐड करेंगे हर टर्म में तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी। लेकिन कॉमन डिफरेंस हमें कैसे पता चलेगा, ये मेन बात है ना। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, आगे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये टर्म बताई हुई है कि फर्स्ट टर्म हमारे पास ए होगी, सेकंड टर्म कैसे होगी, उसमें कॉमन डिफरेंट ऐड करेंगे, थर्ड कैसे होगी, उसमें कॉमन डिफरेंट ऐड करेंगे। ए एन इसलिए लिखा है कि ए एन मतलब, ए एन का मतलब n-1 का मतलब है कि जो टर्म हम फाइंड करें उसमें प्रीवियस टर्म, अगर हमें 50 कह दिया तो हम कैसे फाइंड करेंगे ए एन, तो इससे पिछली टर्म तो हमें पता है ना 49 होगी, तो इसलिए ए एन, इसका मतलब है कि अगर जो भी नंबर हो उसकी पिछली टर्म हमें पता होगी ना तो हमारे पास आराम से आ जाएगा। तो पिछली टर्म कैसे आएगी, हम एन को माइनस करेंगे 1 से, अगर 50 टर्म है तो 50 - 1 तो 49 टर्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास कोई पैटर्न दिया है 2, 5, 8, 11 to 14। अब हमें इसमें नहीं समझ आ रही कि क्या बन रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म कैसे ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस से। इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस मतलब कॉमन डिफरेंस डी। अब वो डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 3 है। कैसे 3 आया, कोई भी दो टर्म आप लोग ले लें, 14 11 ले लें, 11 8 ले लें, 8 5 ले लें, उनको माइनस करना है, क्योंकि अब देखिए अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम क्या करें, ऐड कर रहे हैं ना कॉमन डिफरेंस को। स्टार्ट में मैंने यहाँ लिखा था ऐड करें कॉमन डिफरेंस को, तो हम अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, प्रीवियस दो टर्म को माइनस करके, पिछली टर्म को माइनस करेंगे कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए, और नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, ठीक है। ये बात नहीं भूलनी, हमने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस ऐड करना है तो नई टर्म आएगी। लेकिन कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, जैसे ऐड है ना तो हम उसका उल्टा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। तो हम किसी दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, 8 में से पिछली टर्म, अच्छा ये नहीं कि 8 में से 11 करो, 8 में से 5 माइनस करेंगे, तो 8 में से 5 करो, यहाँ पर देखिए मैंने किया है, 8 में से 5 किया तो 3 आ गया। अगर 11 में से 8 करेंगे तो तब भी 3 आएगा, 5 में से 2 करेंगे तो तब भी 3 ही आएगा। मतलब कि जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब कि आगे भी हम अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करें तो वही टर्म आएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल, अब इसको कॉमन डिफरेंस कैसे किया, हमने 14 में ऐड किया 3, कॉमन डिफरेंस ऐड किया 17 आ गया, फिर हमने 17 में 3 ऐड किया, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ गई, फिर नेक्स्ट टर्म में फिर 3 ऐड किया तो 23, तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास आ गई है, ठीक है। कितना आसान था। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, पिछली दो टर्म को माइनस करके, बड़ी टर्म पिछली टर्म से उससे प्रीवियस टर्म माइनस करके, और नई टर्म कैसे फाइंड करेंगे, हम ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस को। अब तो ये तो लाइन से था ना, मतलब हमें दिए हुए सीक्वेंस किसके बाद कौन सी है, लेकिन अगर हमें इस पे कह दिया जाए कि चलो 50 टर्म फाइंड करो, 50 टर्म कौन सी होगी, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 50 टर्म कॉमन डिफरेंस में फाइंड करने के लिए, सॉरी अरिथमेटिक सीक्वेंस का 50 टर्म फाइंड कैसे करते हैं, एक फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ए एन मतलब जो हमें टर्म फाइंड करनी है, ए सबसे पहली टर्म को कहते हैं, एन हम टर्म को कहते हैं, मतलब नंबर कौन सा नंबर है, ठीक है। एन माइनस 1 तो वही हो गया ना, जैसे मैंने आपको पिछले बताया कि एन माइनस 1 कोई भी टर्म होगी, जैसे अब यहाँ पर 50 एन, तो एन माइनस 1 क्या होगा, 50 से पीछे एक नंबर 49 होगा, ठीक है। और डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं कि कैसे होता है, या तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, या तो हमें कहा होगा कि कॉमन डिफरेंस पहले फाइंड करें फिर आप टर्म फाइंड करें, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें तो कॉमन डिफरेंस निकाल लिया ना हमने, ऊपर ही कि 3 है। तो अब इस सीक्वेंस की ये जो क्वेश्चन है हमारे पास पूरा, इसका 50 टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस हमने पहले निकाल लिया, हमने स्टार्ट की टर्म्स निकालने का, फिर इस सारे हिस्से को करने का फ़ायदा नहीं, डायरेक्ट 50 टर्म हम फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे और फिर डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले में 50 टर्म तो 50 लिखा, 2 ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ क्या है 2, तो फर्स्ट टर्म हमने 2 लिख ली, एन माइनस 1 हमने किया, मतलब 49 आया, 50 में से 1 माइनस तो 49, और कॉमन डिफरेंस है 3। अब इनको ऐड करें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है, जो भी आता है, जो मल्टीप्लाई कर लें, अब मल्टीप्लाई करें और फिर उसको 2 से ऐड करना है, तो हमारे पास आता है 147 आएगा, मल्टीप्लाई करें तो उसमें 2 ऐड किया 149 आएगा, ठीक है। कितना आसान हो गया, फॉर्मूला हमें आएगा तो हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। पहले आपको तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ये मेन चीज़ है। और अगर नॉर्मल सा सीक्वेंस दिया हो कि ये इस तरह फाइंड करना है, तो आपने
माइनस कर लेना कॉमन डिफरेंस जो है निकाल के, माइनस कॉमन डिफरेंस दो टर्म को करके माइनस, और फिर ऐड करते जाना हर टर्म में कॉमन डिफरेंस, तो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर बड़ी टर्म दी हो तो फिर हमने इस तरह फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला याद करना है क्योंकि आगे जो मैट्रिक सीक्वेंस के भी फार्मूले आएंगे तो ये गलत ना हो जाना। मेरे टाइम पे भी जब पेपर था तो मैंने कॉमन डिफरेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला मिक्स कर दिया था, क्योंकि ये सेम फार्मूले होते हैं, बस एक स्टेप से चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये फार्मूले आप लोगों ने प्रैक्टिस से याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल एक और देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए तो हमें टर्म्स दी हुई है और कहा है कि व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आपको पता है, किसी भी दो टर्म को माइनस करें, 4 में से 3 कर लें या 11 में से 4 कर लें या 18 में से 8 कर लें, एक ही आएगा, जिसको भी करके देख लें, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होती है, सब्ट्रैक्ट एनी टर्म फ्रॉम द टर्म आफ्टर इट, मतलब उससे पिछली टर्म को। तो हमारे पास यहाँ पर है 3 में से हमने 10 किया तो -7 आया, 4 में से 3 किया तो तब भी -7, 10 में से 17 करें बड़े से छोटा तो तब भी -7, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस माइनस आया। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो हमारे पास आता है 72 इज द टर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे पेपर में ये आया था, ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ। 72 इज द डैश टर्म, कौन सी टर्म है ये फाइंड करने ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस हमें दिया हुआ है 2 5 2 9 और डॉट डॉट। वी नीड टू फाइंड एन फाइंड करना है हमने, ठीक है, कि कौन सी टर्म है, विच इज द टर्म नंबर, कि ये कौन सी टर्म है। हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए एन हमारे पास 72 है, हमें बताया गया है, और हमारे पास सबसे पहली टर्म यहाँ पर देखें तो -5 है, और डी हमारे पास हमने फाइंड कैसे किया है, इस टर्म को इससे माइनस करें, हमारे पास 3 वैल्यूज तो है ना, 9 - 2 तो हमारे पास 7 आ गया, तो डी हमारे पास आराम से आ गया। अब हमने फॉर्मूले में पुटिंग करनी है, 72 इज इक्वल टू -5 प्लस n-1, n-1 हमारे पास n फाइंड करना है ना, तो हमने क्या कर दिया, कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दिया, 7n हो गया और 7 × 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपने ऐसा नहीं करना कि 72 में से आपने कर लिया n-1, मतलब 72 - 1 71 आ गया, नहीं, उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड n, तो इसलिए हमने n फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 72 ऐसे कहीं रह गया, इन दोनों को आपस में किया, 5 में से 7 गए, दोनों को देखे माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 12 हो गया, प्लस 7n, ठीक है, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमें 12 एक्स्ट्रा है तो ये उधर चला गया तो ऐड हो गया, यहाँ माइनस है तो उधर ऐड हो गया, और 7n ऐसे कैसे इन दोनों को किया तो 84 आ गया, इज इक्वल टू 7n, और n मतलब ये 7 एक्स्ट्रा है तो ये उधर चला गया, तो डिवाइड करें दोनों को तो 12 आता है, तो n की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। किसी स्टेप की समझ ना आई हो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको फ़ौरन से रिप्लाई दूँगी, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आपको आने वाली वीडियोस नेक्स्ट लेक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलते जाए, ठीक है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।